हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासकों के अधीन था, अतः उनकी औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप कृषि का विकास नहीं हो पाया था। इन शासकों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों, कृषि से संबंधित नीतियों के कारण एक नया जमींदार वर्ग खड़ा कर दिया, जो कि किसानों व सरकार के मध्यस्थ की भूमिका निभाता था और कृषकों से लगान वसूल कर सरकार या ब्रिटिश शासकों को जमा कराता था। परंतु यहाँ पे समस्या यह क्रिएट हुई कि यह मध्यस्थ वर्ग या जमींदार वर्ग एक तरफ किसानों का शोषण स्टार्ट करने लगा, क्योंकि किसानों को, जैसा कि हम जानते हैं, ये किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करते थे और सरकार में एक स्थायी लगान ही जमा कराते थे। अतः यह समस्या इस कदर हावी थी कि किसानों के पास में मात्र जीवन निर्वाह जितनी ही उपज बच पाती थी। अतः समस्या ये हो गई कि ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में कोई निवेश हो पाया, ना ही किसानों को किसी प्रकार का वित्त उपलब्ध हो पाया। जहाँ तक हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फिनेंस की ब्रिटिश काल में, तो वहाँ पे यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जहाँ एक ओर किसानों की हालत ख़राब थी, वहीं जमींदार वर्ग प्रमुख रूप से उभरा और जमींदार वर्ग के द्वारा किसानों को ऋण के जाल में फंसाया गया। उससे एक नया वर्ग और उभरा, जो कि खेतिहर मजदूर कहलाए। इन खेतिहर मजदूर कौन होते हैं, वो यहाँ पे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो किसान ऋण के जाल में फंसकर अपनी भूमि खो बैठते थे, वो इन जमींदारों के खेतों पर या भूमि पर कार्य करते थे कृषक के रूप में। उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी, तो वो खेतिहर मजदूर कहलाए। तो मुख्य रूप से जो समस्या सामने आई वो थी, कृषि में ना तो निवेश था और लगान, उपज का काफ़ी बड़ा भाग लगान के रूप में चुका दिया जाता था। तो स्वाभाविक है कि कृषि का उत्पादन या फिर नवाचार सही तरीके से नहीं हो पाया। आज़ादी के पश्चात मुख्य रूप से कृषि में जो चेंजेस आए वो हरित क्रांति के पश्चात आए और लगातार हरित क्रांति के पश्चात लगातार भारत की सरकारों की पॉलिसियों या नीतियों के कारण कृषि के उत्पादन और निवेश में काफ़ी चेंजेस आए। अतः इन्हीं संदर्भों के क्रम में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पे चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु यदि हम लेते हैं तो वो यह है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग क्या है। सर्वप्रथम ये बताना आवश्यक है, जहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात 1950-51 में टोटल जीडीपी में साधन लागत पर
कृषि का योगदान, कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों का योगदान 55.3% था। वह कम होते होते 2011-12 में 14% और हाल ही में 14.39% रहा है। चूँकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है कि कृषि पर निर्भरता कम हुई है। दूसरा पॉइंट यदि हम लें तो रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में है। भारत की आबादी का लगभग, भारत की जो भी कार्यकारी जनसंख्या है उसका 1950-51 में 69.5% कृषि में लगा हुआ था, जो कि 2004-05 में 52.1% है। तो लगातार कृषि के अंदर लोग वर्किंग पॉपुलेशन कम हुई है। किंतु यहाँ पे मुख्य समस्या यह भी आती है कि अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर न मिलने के कारण कृषि में लोगों का रुझान रहा है। इस वजह से छिपी बेरोजगारी और सीमांत उत्पादकता काफ़ी कम रही है। इसी वजह से कृषि के अंदर अल्प रोजगार और छिपी बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा हुई है। इसको अब अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये आवश्यक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति क्या होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के समथिंग है और खाद्यान्न की आपूर्ति होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत 1950-51 के आसपास अंडर डेवलप्ड कंट्री था, जो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट हुआ है। अब चूँकि कोई भी राष्ट्र गरीबी से डेवलपिंग अवस्था में प्रवेश करता है, वहाँ पे खाद्यान्न, लोगों के पास इनकम बढ़ती है, इस वजह से खाद्यान्नों की डिमांड बढ़ती है। अतः खाद्यान्नों की पूर्ति होना आवश्यक है। तो यदि हम बात करते भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की मांग का, तो 2004-05 में 207 मिलियन टन खाद्यान्नों की मांग रही है और 2020-21 में 280.6 मिलियन टन हो जाने की उम्मीद है। अतः आवश्यक यह हो जाता है नीति निर्माताओं के लिए कि लगभग 2% की एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो, या हम ये बात करें जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें 2% की ग्रोथ अपेक्षित है। किंतु समस्या यहाँ पे आती है कि यदि 1997-98 से 2006-07 के मध्य हम चर्चा करें तो खाद्यान्नों के उत्पादन में मात्र 0.4% ही वृद्धि हुई है, जबकि आवश्यकता 2% की थी। तो मुख्य समस्या है। इसके अलावा हम बात करें एग्रीकल्चर का पूंजी निर्माण में क्या योगदान है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जब तक पूंजी निर्माण की दर अधिक नहीं होती तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि बहुत बड़ा सेक्टर है, इस वजह से लोग किसी भी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा इस बड़े सेक्टर से होती है कि पूंजी निर्माण में उसका योगदान हो। मुख्य रूप से बात करें तो कृषि में जो सरप्लस
प्राप्त करने के लिए नीतियाँ अपनाई जा सकती है तो कौन सी हो सकती हैं? पहला है कृषि से गैर कृषि की ओर श्रम व पूंजी का ऋण। दूसरा है कृषि पर इस प्रकार से कराधान कि उस पर करों का भार उसे प्राप्त सरकारी सेवाओं के लाभ से अधिक हो। तीसरा है कृषि उत्पादों पर इस प्रकार कीमत नियंत्रण लगाना जिससे विनिमय की शर्तें कृषि के प्रतिकूल हो जाए। परंतु इस प्रकार की नीतियाँ लागू करना विकासशील देशों से बहुत कठिन होता है। इसलिए कृषि से अतिरेक की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कृषि उत्पादकता में तेज वृद्धि की जा सके। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 वो है औद्योगिक विकास में कृषि के महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड, कई उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग आदि। औद्योगिक क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं या मजदूर हैं, उनकी खाद्यान्नों की उत्पादन की जिम्मेवारी भी कृषि क्षेत्र पर ही होती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जो विनिर्माण उद्योग हैं, वो विनिर्माण उद्योग से उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी होता है। अब चूंकि भारतीय किसान और खेतिहर मजदूर जो भारत में हैं, उनकी आय का स्तर नीचा है काफ़ी, इस वजह से बाजार सीमित है। कृषि विकास में भारतीय उद्योग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बाजार विस्तृत होना स्वाभाविक है, जैसे जैसे भारत विकास करेगा। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का क्या योगदान रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, भारत की निर्यात आय में 50% हिस्सा चाय, पटसन, सूती वस्त्र उद्योगों का रहा है।